हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। फाइंड द मिसिंग नंबर एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अलग अलग सॉल्यूशंस में बहुत सारे कॉमन कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं जो बहुत अलग क्वेश्चंस में भी यूज़ होते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसमें 1 से लेकर n तक के सारे इंटीजर्स हैं एक्सेप्ट 1 इंटीजर, और हमें वही मिसिंग इंटीजर हमें रिटर्न करना होता है। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पर नहीं जाएंगे, बल्कि देखेंगे कि एक लेमैन कैसे स्टेप बाय स्टेप सोच सोच कर इसके सॉल्यूशन पर पहुंचता है। इस चैनल पर हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सिंपलेस्ट वर्ड्स में, फंडामेंटल अप्रोच से। अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं वो नोट करते हैं। तो बेसिकली 1 से लेकर n तक के एलिमेंट्स हैं एरे में, सभी के सभी डिस्टिंक्ट हैं, राइट। और 1 से लेकर n तक के हैं, लेकिन बस एक एलिमेंट नहीं है, तो हमें मिसिंग एलिमेंट बताना है, राइट। तो अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो मान लीजिए एरे है आपकी 5 3 1 2, तो ये इस एरे का साइज़ कितना है 4। तो इस एरे में 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है लेकिन 5 है, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा 4। तो अगर हम इनपुट आउटपुट देखें तो अगर ये हमारा ब्लैक बॉक्स है, ये हमारा सॉल्यूशन है, तो इसमें इनपुट में हमें एक एरे मिल रही है और हमें आउटपुट में इंटीजर n जो कि मिसिंग नंबर है वो रिटर्न करना है। तो अब हमने प्रॉब्लम समझ लिया है, अब हम सोचते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करें। तो मान लीजिए कि ये हमारी एग्जाम्पल एरे है जिसमें 1 से लेकर के 5 तक के सारे एलिमेंट्स हैं, बस कोई एक नहीं है जो हमें बताना है। तो सबसे सिंपल तरीका जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि यार 1 से लेकर n तक के हर एक एलिमेंट को बारी बारी से उठाएं और उसको चेक कर लें कि ये एरे में है कि नहीं है। जैसे इस केस में हम सबसे पहले 1 उठाएं, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, राइट। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जज करें तो कितनी होगी, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट उठा रहे हैं लूप में 1 से लेकर n तक, तो ये करने में हमें लगेगा बिग ऑफ n। और हर एक एलिमेंट के लिए जो हमने उठाया, जैसे मान लो हमने 1 उठाया, तो हमें चेक करना है कि ये एरे में है कि नहीं है, तो हम फिर से इस एरे में लाइन से चलेंगे और जहाँ पर 1 मिलेगा वहाँ रुकेंगे। तो इस स्टेप की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n। और जैसे 4 के केस में हमें 4 पूरे एरे में नहीं मिलेगा, तो हम रिटर्न कर देंगे। तो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n स्क्वायर। इंटरव्यू में कुछ नहीं देने से बेटर है कि जो भी सिंपलेस्ट चीज़ हमारे दिमाग में आती है हम एटलीस्ट वो बता दें। अच्छा, इसे अब किसी तरह से ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। एटलीस्ट जो हम ये चेकिंग कि कोई एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है कि नहीं, जो चीज़ हम ये बिग ऑफ n में कर रहे हैं, क्या इसे किसी तरह से ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है? कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो ये प्रेजेंस कि भाई कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, ये कम टाइम में करके बता सकता है? हाँ, वो है। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर अपना हैश मैप या हैश सेट है, जो कि हमें बिग ऑफ 1 में बता सकता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन अप्रोच है कि हमें जब भी कोई एलिमेंट का लुकअप करना है और हमें वो कम से कम टाइम में चाहिए, तो हम मैप या सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस केस में हमारा एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले एरे के सारे एलिमेंट्स को एक सेट में डाल देंगे, राइट। तो ये करने में हमें लगेगा बिग ऑफ n, क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को बारी बारी सेट में डालेंगे। और फिर हम 1 से लेकर n तक वापस एक लूप चलाएंगे और हर एक नंबर के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और ऐसे n के लिए हम इस सेट में प्रेजेंस चेक करेंगे। तो सेट में कोई चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है, ये हमें बिग ऑफ 1 में मिल जाता है, और ये हम लूप चलाएंगे 1 से लेकर n तक, तो ये हमें टोटल बिग ऑफ n लगेगा। लेकिन ये हमें हर एक एलिमेंट के लिए नहीं करना पड़ रहा है, कि बेसिकली ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें हर एलिमेंट के लिए फिर से लूप चलाना पड़ रहा था, यहाँ पे हमें हर एलिमेंट के लिए लूप नहीं चलाना पड़ रहा है, इसलिए ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी
बिग O ऑफ n है, और जबकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अब बिग O ऑफ n हो गई क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा सेट यूज कर लिया है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रीवियस सॉल्यूशन से ज़्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन बना पाए। तो इसी क्वेश्चन को सोचने का एक और तरीका ये है कि यार मैं इस एरे में लाइन से चलते जाऊं और हर एक एलिमेंट की अटेंडेंस रिकॉर्ड करते जाऊं। जैसे 5 आया, 5 की प्रेजेंस मार्क कर दी, 3 की प्रेजेंस मार्क कर दी, फिर 1 की प्रेजेंस मार्क कर दी, फिर 2 की प्रेजेंस मार्क कर दी। इन सब की अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लूँ, फिर मैं 1 से लेकर n तक, यानी 1 से लेकर यहाँ तक लूप चलाऊँ और जो पहला एब्सेंट मिले वो रिटर्न कर दूँ। तो मेरा आंसर यहाँ पर 4 रिटर्न हो जाएगा। ये रिकॉर्ड करने के लिए हमने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया? हमने यूज़ किया मैप, राइट। ये की वैल्यू पेयर है, कीज एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, राइट। तो अब हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रही? ये तो अभी भी हमारी बिग O ऑफ n रही क्योंकि हमें एक मैप चाहिए। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग O ऑफ n है ही क्योंकि हमें एक बार लूप चला के सबकी प्रेजेंस मार्क करनी है और फिर दूसरे लूप में हमें फर्स्ट एब्सेंट ढूंढना है। तो ये तो बेटर नहीं हुआ हमारे सोल्यूशन से। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना लगे? यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि एरे के सभी एलिमेंट्स n से छोटे हैं और डिस्टिंक्ट हैं, और साथ में हम जानते हैं कि एरे खुद भी एक की वैल्यू मैप की तरह ही है जिसमें की उसकी इंडिसेस हैं। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए a ऑफ 2 क्या है, तो हम फट से 1 बता सकते हैं, ये बिग O ऑफ 1 लुकअप टाइम में है। तो क्या हम अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए एक एक्स्ट्रा मैप या सेट लेने के बजाय इस एरे को ही यूज कर सकते हैं? तो हमारा स्पेस बच जाएगा। ट्राई करते हैं। मान लो मुझे 1 इस नंबर की प्रेजेंस मार्क करनी है, इस नंबर की अटेंडेंस मार्क करनी है। तो मैं एरे को कैसे यूज कर सकता हूँ? इस 1 के लिए मैं एरे के फर्स्ट एलिमेंट पर कुछ मार्क कर सकता हूँ। मैं फर्स्ट एलिमेंट को नेगेटिव कर देता हूँ, उसे -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसे ही मुझे जब 2 की अटेंडेंस मार्क करनी है तो मैं सेकेंड एलिमेंट जो कि एरे इंडेक्स में 1 होगा, एरे इंडेक्स बेस में, बट सेकेंड एलिमेंट को नेगेटिव मार्क कर देता हूँ, सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव हो गया। ऐसे ही जब 3 की अटेंडेंस मार्क करनी है तो थर्ड एलिमेंट को नेगेटिव मार्क कर देता हूँ। तो बेसिकली अब किसी भी पॉइंट इन टाइम पर अगर कोई एलिमेंट नेगेटिव है, कोई पोजीशन वाला एलिमेंट नेगेटिव है, जैसे यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है कि सेकंड पोजीशन नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि 2 आ चुका है कहीं ना कहीं, क्योंकि 2 आया होगा तभी मैंने सेकंड पोजीशन को नेगेटिव मार्क किया होगा। तो ऐसे इस एरे में चल करके मैं जितनी पॉसिबल पोजीशंस हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को नेगेटिव मार्क कर दूं, तो लास्ट में जो मिसिंग एलिमेंट था, जैसे कि यहाँ पर 4 नहीं है, 4 नहीं है तो कोई भी जना फोर्थ एलिमेंट को नेगेटिव मार्क कर ही नहीं पाएगा, राइट। तो मेरा अब इस एरे से मैं ये नेगेटिव मार्क करने के बाद मैं इस फाइनल एरे में ट्रैवर्स कर सकता हूँ एक और बार, और इसमें जब मैं ट्रैवर्स करूँगा तो मैं देखूँगा जो भी पहला पॉजिटिव एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला इंडेक्स मेरा आंसर है। यानी कि ये नेगेटिव है मतलब 1 प्रेजेंट है, ये नेगेटिव है मतलब 2 प्रेजेंट है, ये नेगेटिव है मतलब 3 प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव है मतलब 4 एब्सेंट है। तो मेरा आंसर हो गया 4। अच्छा, 5 की अटेंडेंस कैसे मार्क करेंगे? फिफ्थ एलिमेंट तो कोई है ही नहीं एरे में, तो उस केस में हम 5 की अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे, हमारा काम उसके बिना ही हो जाएगा। और दूसरी चीज़, ये सोल्यूशन हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमें ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करने की परमिशन हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एरे ट्रैवर्स की, एक एक एलिमेंट उठाया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाली पोजीशन को नेगेटिव मार्क किया, और फिर से जब हमने ट्रैवर्स किया तो जो फर्स्ट पॉजिटिव पोजीशन थी वो हमने रिटर्न कर दी। तो ये करने में हमें सिर्फ बिग O ऑफ n लगेगा और एक्स्ट्रा स्पेस हमने कुछ यूज़ नहीं किया, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 हो गई, राइट। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है जिसमें हम एरे को ही एक मैप की तरह यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये तभी यूज़ हो सकती है जब एलिमेंट्स n से कम हो और सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो। एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए कि 1 मेरा 2 बार आ गया होता, तो मैं 2 बार प्रेजेंस कैसे मार्क करता? एक ही बार उसे नेगेटिव कर चुका होता मैं ऑलरेडी,
इसलिए, और वैसे भी मैप में कीज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो अभी जो हमारा करंट सॉल्यूशन है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है। एक और बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है जो इतना ही एफिशिएंट है। हमारे पास जो एरे है उसमें 1 से लेकर n तक के सारे नंबर्स हैं एक्सेप्ट 1। तो जैसे इसमें 4 मिसिंग है, तो अगर मान लीजिए कि इसमें 4 होता, मान लो कि एक एरे का साइज एक और बड़ा होता और इसमें 4 होता, तो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते। तो एक ऐसी एरे का सम क्या होता, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 विच विल बी इक्वल टू 15। ये तो सिंपली हम इस एरे पे लूप करके या 1 से लेके n तक लूप करके निकाल सकते थे। अब अगर 15 में से मैं मेरी जो गिवन एरे है उसका सम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा, जो एलिमेंट इसमें नहीं था वही तो आएगा, तो मेरा आंसर 4 आ जाएगा। इसका सम कितना है, 11। इसका सम 11 क्यों है, क्योंकि इसमें 4 नहीं है, तो मेरा आंसर यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इसको भी और एफिशिएंट बना सकते हैं कि हमें ये जो 1 से लेकर 5 तक का सम हमें लूप में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बचपन में हमने एक मैथमेटिकल फार्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ 1 से लेकर n तक के सारे नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। तो जैसे 5 के केस में 5 इंटू 6/2 विच इज़ इक्वल टू 15, ऐसा। तो हमारा एल्गोरिदम क्या हो गया, हमारा इनपुट है एरे और n और हमें आउटपुट निकालना है एक इंटीजर। तो सबसे पहले तो हम एक एक्सपेक्टेड सम कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 1 से लेकर n तक के सारे इंटीजर्स का होता। फिर हम गिवन सम कैलकुलेट कर लेंगे इस एरे का जो हमें एक्चुअली दी हुई है, और फिर एक्सपेक्टेड में से हम गिवन सम रिटर्न कर देंगे। गिवन सम वाला मेथड लिखना तो बहुत ईजी है। हम एक सम वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, 0 से n-2 तक लूप चला देंगे इस एरे में और हर एक एलिमेंट को ऐड कर देंगे। n-2 इसलिए क्योंकि इसका मैक्सिमम इंडेक्स n-2 तक का ही होगा। और एक्सपेक्टेड सम निकालने के लिए तो बस हमें सिंपली n इंटू n+1/2 करके रिटर्न ही कर देना है। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है एक्सपेक्टेड सम निकालने में। वो ये कि हम वो एक्सपेक्टेड सम को स्टोर करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर मान लीजिए यूज़ कर रहे हैं इन जावा का, राइट। तो किसी भी क्लास में किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में हम इनफाइनाइटली बड़ा इंटीजर नहीं स्टोर करके रख सकते, हर एक की अपनी लिमिट होती है, राइट। तो अब हमारा आंसर तो n इंटू n+1/2 है, बट वो कैलकुलेट करने के लिए पहले n को n+1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर जो वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो मान लो कि n इतना बड़ा होता कि वो वैल्यू n इंटू n+1 बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाती, विच डज नॉट फिट इन दिस साइज। तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, हमारी लैंग्वेज उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए हम कोई दिक्कत नहीं है, हम सिंपल तरीका यूज़ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि अगर n इवन है तो हम पहले n/2 कैलकुलेट कर लें और फिर उसको n+1 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर n ऑड है तो हम पहले n+1/2 कैलकुलेट कर लें और उसको n से मल्टीप्लाई कर दें। तो ऐसे केस में हम कभी भी बहुत हाई वैल्यू तक नहीं जाएंगे, जो हमारा आंसर होगा उस तक ही जाएंगे मैक्सिमम। तो इस तरह से एक्सपेक्टेड सम निकल जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन था। सो टू समराइज, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को समझा एग्जाम्पल से, फिर हमने उसमें एक सिंपलेस्ट अप्रोच लगाई कि हम 1 से लेकर n तक लूप चलाते हैं और हर एक के लिए चेक कर लेते हैं कि ये एरे में है कि नहीं है, बट इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² थी। फिर इसे हमने ऑप्टिमाइज़ किया कि यार जो प्रेजेंट्स चेक करने का काम है वो तो हम सेट से कर सकते हैं, तो उससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n रह गई, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई क्योंकि हमने सेट यूज़ किया बिग O ऑफ n। फिर हमने एक दूसरा सोल्यूशन देखा जिसमें हम पहले हर एक एलिमेंट की अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रहे थे जो भी एरे में प्रेजेंट थे, और फिर 1 से लेकर n तक लूप चलाकर जो भी पहला एब्सेंट मिलता वो हम रिटर्न कर दे रहे थे। लेकिन उसमें भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बिग O ऑफ n थी, बस हम स्पेस में अब सेट की जगह मैप यूज़ कर रहे थे। फिर हमने देखा कि हम एरे को ही मैप की तरह यूज़ कर सकते हैं और हमने अटेंडेंस एरे में ही रिकॉर्ड करी बाय मार्किंग द एलिमेंट्स नेगेटिव, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट था उसकी पोजीशन को नेगेटिव मार्क करके, और इससे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 रह गई और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n ही रही।
हमने एक और ऑल्टरनेट सोल्यूशन देखा जिसमें हम सम का यूज़ कर रहे थे टू फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। हमने कहा कि अगर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते तो टोटल सम होना चाहिए था इतना, लेकिन जितने प्रेजेंट हैं उनका सम है इतना, तो जो मिसिंग नंबर है वो हमारे एक्सपेक्टेड में से गिवन सम को माइनस करने से आ जा रहा था। फाइनली हमने इसका एल्गोरिदम लिख दिया। और अगर आपको वर्किंग कोड विद कमेंट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।